बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ए निगारे वतन तू सलामत रहे में मैं हूँ आपके साथ हिना आदिल और मेरे साथ मौजूद हैं अली अनीक सैयद। जनाब, पाकिस्तान की आज़ादी के 79 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से पूरी कौम को नासिफा यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम एक बार फिर से आ चुके हैं, एक बार फिर से मुबारकबाद दे रहे हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स आप देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, किस तरह से कहाँ कहाँ किस तरह से सेलिब्रेशंस हो रही हैं, किस तरीके से पूरी कौम अपने जज्बों का जो है वो इजहार कर रही है और कितनी खूबसूरती से सेलिब्रेट कर रही है। कि हम कैसे बचपन में इसका इजहार किया करते थे, झंडियां होती थी और वो खासकर वो जो गोंद होती थी जिसके साथ वो झंडियां लगाते थे, दीवारों पे लगाते थे। सारी यादें ताजा करेंगे, सारी यादें ताजा करेंगे, बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि इस आजादी के जश्न में जो खास बात यह है कि मार्का हक के बाद एक फख्र का एलिमेंट भी शामिल हो गया है। जो आइसोलेशन की पॉलिसी थी कि इस पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, तब तमाम अक़वाम आलम दूर हो जाएंगे, इसके वो करीब आ रहे हैं और कितना करीब आ चुके हैं ये हम सब देख रहे हैं। डिप्लोमेटिक लिहाज से पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है वो हम सबके सामने। जनाब, इसीलिए हमने भी खूबसूरत सा मेहमानों का एक गुलदस्ता सजाया है। उनमें जो पहली शख्सियत हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। वैसे वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, सितारा बसालत, पाकिस्तान एयरफोर्स में फाइटर पायलट रहे हैं, 3000 घंटे तक फ्लाइट की है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर 20 साल से ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हिना और अली, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग चिश्ती साहब। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पहाड़ों से शगफ आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जुनून की हद तक पहुंच गया है और फिर आप देखते हैं कि कितना खतरनाक शौक है जो ये लोग करते हैं। लेकिन अगर आप सोचें एक हाउसवाइफ हो और वो पहाड़ों पर मौजूद जो 100 किलोमीटर का मुश्किल तरीन फासला है वो तय करें। सादिया नारू साहिबा की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने किचन से लेके केटू तक का ये सफ़र तय किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि गोंद गोर जैसे इलाके इन पर सफ़र करना और ग्लेशियर जो ग्लेशियाई सूरत हाल है वहाँ पर, उस पर 100 किलोमीटर सफ़र करना एक इंतहाई दुश्वार गुजार और एक्सपर्ट बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल काम है और एक हाउस वाइफ ने वो अचीव किया है। इस वक्त हमारे साथ है सादिया नारू साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपके मदद करने का बहुत शुक्रिया। और जनाब, जो अगले हमारे मेहमान मौजूद हैं वो मुअल्लिम हैं, वो उस्ताद हैं, वो आलिम हैं और अगेन मैं वही कहूँगी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर फहद अली काजी मौजूद है, एक्सप्रेसो का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हर वक्त हमारे साथ होते हैं हमारी ट्रांसमिशंस में। तो आज खुसूसी तौर पर आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट अली भाई एंड हिना बहन, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो जश्न आज़ादी और आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी, उनको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। एक और बहुत ही ख़ास दोस्त, आप जानते ही हैं कि ऐसी सेलिब्रेशंस में अगर मौसीकी मौजूद ना हो तो उसमें वो जान बाकी नहीं रहती है। तो हमने एक उस्ताद को मदऊ किया है, उस्ताद न्याजुद्दीन हुंज़ाई। उनका नाम इस कदर उसका चर्चा है कि इटली में भी अभी रिसेंटली एक सॉल्ट फेस्टिवल हुआ है, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। 16 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और हुंज़ा में मौसीकी की जो तरवीज है उसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। लाहौर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच उस्ताद न्या साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, दाइम इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, तबले पे दाइम मौजूद है। दाइम, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चिश्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। हम अभी से थोड़ा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और उस वक्त की यादें ताज़ा करते हैं जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था और उस वक्त जो स्टेट थी, मेरा ख्याल है वो आप बेहतर तरीके से मैं बता सकते हैं कि उस वक्त क्या सोच चल रही थी, कितना क्रूशल वो टाइम चल रहा था और क्योंकि यू आर मॉनिटरिंग वो सारा जो चीज़ है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो प्रोसीजर जब चल रहा था क्या कैफियत थी, क्या कैसा माहौल था? हिना और अली, बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्राउड पाकिस्तानियों के दरमियान मुझे बुलाया और तमाम पाकिस्तानियों को जो इस मुल्क में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जो बाहर रहते हैं वो शायद मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उन तमाम को यौम आज़ादी मुबारक। जो आप वाक़या बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है हमने एक बहुत बड़े रीजनल स्टेबलाइज़र का हमारे पे ज़िम्मेदारी आन पड़ी थी
आप विजुलाइज कर सकती हैं पिछले साल जो अली कह रहे थे 2025 मई में जो कुछ हुआ, अगर हम न्यूक्लियर ना होते तो शायद हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता, सो ट्रू। एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया जाता। न्यू नॉर्मल मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म डिसाइड करता कि पाकिस्तान में कौन दहशतगर्द है, कहाँ टारगेट करना है, कितनी इंटेंसिटी से कितने जहाज़ों के साथ करना है, और फिर वापस खैरियत से लैंड कर जाना। दुनिया में जिन मुल्कों की आज़ादी नहीं, गाज़ा में देखें, वहाँ पे इजरायली फाइटर जेट्स आते हैं, चले जाते हैं अनचैलेंज्ड। यहाँ पे हमने पिछले साल भी साबित किया, और जो मई का वाक़या आप कह रही हैं कि हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, वो भी एक ऑब्लिगेशन थी। और मुझे ये एजाज़ है कि उस वक्त पाक फ़िज़ाइया का मैं हिस्सा भी था, और हमें ये शदीद ख़तरा भी था कि हमारे जो दुश्मन हैं वो शायद वो हमारा एक्सप्लोसिव करने का जो प्रोसेस है उसको सैबोटाज करेंगे। और मैं आपको एक और बताता चलूँ, उससे भी थोड़ा सा और, हिना ने पीछे गया तो मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। एज ए यंग फाइटर पायलट, पहला स्क्वाड्रन मेरा जो था, जब मैं पोस्ट हुआ तो हमारे स्क्वाड्रन की ड्यूटी लगी थी टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियर प्लांट ओके। पिंडी में जी। तो हमें, मैं आज कौम को फ़ख्रिया बताता हूँ कि हमें इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, हमें ख़तरा था 2 मुल्कों से, और हाँ जानते हैं, मैं 14 अगस्त को दोनों का नाम नाम नहीं लेके उसको आज नहीं लेते, बिल्कुल We all बिल्कुल ठीक know. है। तो हमें ख़तरा था 2 मुल्कों से, और हमें ये था, हमें हुक्म था कि बर्ड्स के अलावा उस प्लांट की तरफ कोई नहीं जाए, यानी ज़ीरो टॉलरेंस। किसी तरह का अगर कोई इंट्रूजन हो, कोई ख़तरा हो, शूट दम डाउन। मतलब एनी एयरक्राफ्ट दैट यू सी, इर्रिस्पेक्टिव, सिविलियन है, मिलिट्री है, फाइटर है, कुछ है, बिकॉज हमें ख़तरा था कि शायद छुप के किसी ट्रांसपोर्ट जहाज़ में, किसी एयरलाइन के रूप में कोई आके हमारे न्यूक्लियर प्लांट को हमला कर दे। तो ये वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। मैंने तकरीबन 5 साल वो ड्यूटी की थी। ऑब्वियसली पाक फ़िज़ाइया ने तो ऑलमोस्ट 8-9 साल तक दिन रात तमाम पायलट्स ने, मैं सबको क्रेडिट देता हूँ। मैं तो सिर्फ ये प्राइड ले रहा हूँ कि मैं भी इसमें हिस्सा था। पहली बात, जब भी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात कर रही हैं, हमें ये ख़तरा था कि चागी जगह, ज़ाहिर बलूचिस्तान में दूर अफ्तादा जगह है, बलूचिस्तान में कोयटा एक मेन एयरपोर्ट था, तो हमारा जो मटेरियल आना था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, साइंटिस्ट आने थे, उनके जो फ्यूज़ डेटोनेटर्स आने थे धमाका करने के लिए, वो पिंडी से लाए जाने थे। तो पाक फ़िज़ाइया ने कलीदी किरदार अदा किया, ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ से लिफ्ट किया साइंटिस्ट को, डेटोनेटर्स को लेके कोयटा आए, और फिर पाक फ़िज़ाइया ने प्रोटेक्शन दी उस जहाज़ को जो C-130 था, क्योंकि हमें ख़तरा ये था कि दुश्मन को पता है, क्योंकि इंडिया धमाका कर चुका था, 3 धमाके, और पूरी दुनिया हमें रोकने में लगी हुई थी, मुख्तलिफ इंसेंटिव भी दे रही थी और प्रेशराइज भी कर रही थी। तो उसकी रोशनी में हमें पता था कि ये हो सकता है कि जब उनको पता है कि ये जो फ़्लाइट्स जा रही हैं, और चागी में पॉसिबली हमारी साइट भी थी, तो हमें बहुत ख़तरा था। तो पाक फ़िज़ाइया ने बड़ा प्राउड, वो भी एक और मौका था जब हमें इतनी, उसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस थी। हमारे फ्लीट एस्कॉर्ट करते थे टिल द टाइम जहाज़ लैंड करके, उन साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करना तमाम फोर्सेस का है, सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान आर्मी और सबका कमाल है। लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि बड़ा प्राउड मोमेंट था, वो मौका था जब हमने इस खित्ते में एक स्टेबलाइजिंग अपनी पोजीशन हासिल कर ली थी, और फिर मई 2025 में तो तारीख का हिस्सा बन बिल्कुल चुका। ऐसा ही है। फाज साहब की जानिब बढ़ते हैं। फाज साहब, जैसे बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है, ये फ़ख्र का भी मूवमेंट है। वो एक लॉस्ट प्राइड होती है जो वक्त के साथ आपके हाथों से निकल जाती है, आप खो देते हैं उसको, और फिर वो जो बाउंस बैक करने का जो टाइम होता है वो बहुत तवील होता हुआ हमें दिखाई देता है, और ऐसे भी लगता है कि शायद कभी कर ही ना पाए। तो हम बाउंस बैक कर पाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? रहीम, अली भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने ये क्वेश्चन किया है, बाउंस बैक, और आई रियली लाइक दिस टर्म ऑल्सो। अगर आप देखें ग्लोबली 9/11 के बाद की जो दुनिया थी, पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। यहाँ पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग का वो सारा मामला था, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हमारी शहादतें हुई, हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने शहादतें पेश की बॉर्डर्स के ऊपर। हमारे जितने भी ये ट्राइबल बेल्ट है, बलूचिस्तान है, दुश्मनों ने शोरिश बपा की है, और इकॉनमी के ऊपर जो हमने कॉस्ट दी है बेसियत कौम, यानी कि जो 25-30 साल पिछले गुजरे हैं, दे वर वेरी डिफ़िकल्ट ईयर्स फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान जैसा जो डेवलपिंग नेशन है, जिसके इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि हम ग्लोबल इकॉनमी के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ आपको ये जंग लड़नी पड़े। तो हैट्स ऑफ टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, हैट्स ऑफ टू वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्पाइट इंटरनल डिफरेंसेस। वो जो एक ओवरऑल पाकिस्तानियत है उसको बहरहाल कहीं ना कहीं कायम रखा गया है। और आज वो वक्त आया है, जैसे मार्का हक की बात अभी कैप्टन एयर कमोडोर साहब भी फरमा रहे थे, कितना इम्पोर्टेंट है ये कि हमने किस तरह से प्रिवेल किया, और फिर वो जो लॉस्ट प्राइड जिसकी आप बात कर रहे हैं,
कि आज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल प्लेयर है। नो डाउट। पाकिस्तान इज बीइंग कोटेड एवरीवेयर, पाकिस्तान इज कोटेड कि ये पाकिस्तान मीडिएटर Stabilizer है, है। पाकिस्तान ये जो दो फरीकों की अभी जंग हो रही थी उसको मीडिएट किया, उसको लीड किया, फिर ये जो डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी वो जो न्यूक्लियर पॉस्चरिंग है, जो हम न्यूक्लियर पावर बने, जो हमारी आर्म फोर्सेस की एक स्किल है, उनकी माइट है, उसका भी एतराफ़ है। हमारी आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनल होने का, उनके प्रोफेशनलिज्म का भी एक वो है। और ख़ास तौर पे क्योंकि एयर कमोडोर साहब बैठे हुए हैं, हमारी सारी आर्म फोर्सेस बहुत प्रोफेशनल, कोई शक नहीं, मगर एयर फोर्स ख़ास तौर पे मेरे दिल के और मेरा ख्याल है बहुत से पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। ये लोग एट टाइम्स बैकग्राउंड में रहते हैं, ये एट टाइम्स उतनी लाइमलाइट शायद हॉग नहीं करते, लेकिन जो ये काम किया है इन्होंने, जिस तरह से राफेल को गिराना, आई थिंक वो भी एक बड़ा ही पिवटल मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। ये जो डॉग फाइट का कॉन्सेप्ट है, अब एयर कमोडोर साहब तो बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन अब देखें ना, BVR की बात है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और बियॉन्ड विजुअल रेंज आप राफेल गिरा लें, और कैसे गिराएं, आई थिंक वो अभी तक एक नहीं दो और नहीं, एक नहीं तीन दो नहीं, नहीं और गिनती मल्टीपल चल गिरा रही दें, और उस कंपनी के शेयर्स भी गिरा दें आप। बिल्कुल मतलब वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं है, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो वो जो लॉस्ट प्राइड है वो वापस आया है, वो जो बाउंस बैक करने वाली, और मैं कहता हूँ हमारे बच्चों के अंदर भी वो ना सेंस ऑफ प्राइड आई है। सादी साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब हम झंडों की बात करते हैं, अपने परचम की बात कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी जब आपने पाकिस्तान का परचम वहाँ जाकर लहराया, क्या एहसासात थे? देखिए, मेरे लिए ट्रैकिंग जो है वो बिल्कुल एक इत्तफाकिया चीज़ है। मैंने 2022 में ट्रैकिंग शुरू की। मैं ट्रैकिंग से मुकम्मल तौर पर नाबल्द थी। ये पहले एक शौक़ बना और फिर मेरा एक पैशन बन गया। 2022 में मैं जब ट्रैकिंग शुरू की तो मैंने 2 छोटे ट्रैक्स जो थे वो किए, लेकिन ये सफ़र जो है मैंने जारी रखा। 2023 में मैंने 3 छोटे ट्रैक्स किए, उसके बाद 2024 में 3 छोटे ट्रैक्स किए। इन 8 ट्रैक्स को करने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं मेंटली और फिज़िकली इतनी ट्रेंड हो गई हूँ कि मैं एक बड़ा ट्रैक कर सकती हूँ। किसी भी ट्रैकर से आपके पूछेंगे तो उसका जो ड्रीम ट्रैक है वो K2 बेस कैंप है। अब जब मैं K2 बेस कैंप करना चाहती थी तो महज मैं K2 बेस कैंप तक जाना नहीं चाहती थी, मुझे था कि मैं उसके साथ एक पास करूँगी, और K2 बेस कैंप के साथ जो सबसे फेमस पास अगर हम कहें तो वो गोंदोगोरो ला है। ये एक मुश्किल सफ़र था। आप अपना घर, अपने बच्चे 2 हफ्ते के लिए छोड़ के जाते हैं, और अकेले जाना, फिर ये कि मेरे ग्रुप में 26 मर्द थे और मैं अकेली खातून थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में आ रही होती हैं, लेकिन ये है कि जब आपका शौक़ हो और आपका एक पैशन हो तो फिर चीज़ें आसान होती हैं, आगे वसीले भी बनते हैं। तो मैंने 2025 में K2 बेस कैंप किया और गोंदोगोरो ला किया। उसके बाद जो मेरा दूसरा ड्रीम ट्रैक था वो स्नो लेक था। अभी स्नो लेक मैं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ फिर एक पास करना चाहती थी। तो स्नो लेक के साथ जो सबसे अटैच्ड, जिसको हम उसका सिग्नेचर पास कहेंगे, वो हिस्परला है। तो इस साल फिर मैंने स्नो लेक और हिस्परला किया। तो ये दोनों मेरे ड्रीम ट्रैक्स थे। आगे अगर मुमकिन हुआ और सेहत ने इजाज़त दी और हालात जो हैं वो फिजिबल हुए तो मैं बाकी पासेस और ट्रैक्स भी करूँगी। बिल्कुल। एक और हमारे उस्ताद साहब के साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने अभी उनका इंट्रो दिया, और मैं वही देख रही थी कि 16 इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जिस तरीके से आप लेवल पे। ओह यस, बिल्कुल। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में म्यूज़िक की तालीम देते हैं, लम्स में, लकास में, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका खुद का एक ऐसा इदारा हो जहाँ पर वो 16 के 16 इंस्ट्रूमेंट्स जिन पर आपको अबूर हासिल है वो आगे आप सिखाएं स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मेरे पास हमने एक हुंजा स्कूल ऑफ म्यूज़िक के नाम से हमने स्कूल खोला है, और वो हुंजा में ही है जहाँ पे म्यूज़िक का एक हब है मोमिनाबाद, वहाँ पे हमने खोला है। वहाँ पे जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है वो हम सिखाते हैं, और इसके अलावा फिर हम जो क्लासिकल यहाँ का जो म्यूज़िक है हमारे पूरे पाकिस्तान का, तो वो भी वहाँ पे सिखाते हैं। तो मैं नवरेज मैं सिंस 2005 से मैं यहाँ पे लाहौर में रहता हूँ, और मैं डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स A लेवल्स में म्यूज़िक पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो स्टूडेंट्स है हमारे, जो जितने भी यंग्स जेनज़ीज़ आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स है, तो वो ऐसे हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत शौक़ से सीखते हैं, लाइक रुबाब है, तबला है, फ्लूट है। तो
हुंजा में भी है वो हुंजा स्कूल ऑफ म्यूज़िक, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम सिखाते हैं 3 ताल स्टूडियो के नाम से, यहाँ पे भी हमारा एक सेटअप है। बिल्कुल ठीक। वैसे ये मेरे हाथ में जो बुकलेट है लवाल डी हुंजा, हाँ। और इसमें आपकी तस्वीर है। हम देख सकते हैं कि आपने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को उनके एक मशहूर फेस्टिवल में जो 90 से जारी है, जो उनका सॉल्ट फेस्टिवल जी है। जी, सॉल्ट फेस्टिवल। कैसे एक्सपीरियंस था वो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और उस लेवल पे हम जाके काफ़ी कंट्रीज़ वहाँ उससे पहले उन लोगों ने बुलाया था। मैं इससे पहले ट्यूनिस किया था, ट्यूनिस यंग गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था। वहाँ का एक फेस्टिवल होता है शेफर्ड्स फेस्टिवल, समामा फेस्टिवल, वहाँ पे। तो वहाँ इसके बाद फिर वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई। मुझे हमेशा नोटिस करते थे कि आप कितना ये पंक्चुअल है, तेज़ है, और म्यूज़िक में क्या है। तो फिर मुझे कॉल आया कि नहीं, आप इस तरह आप स्पेन आ सकते हैं, तो बड़ा। तो फिर ये जो बुक है, ये एक लुर्देस एक खातून है जो उधर की जो डायरेक्टर है जो म्यूज़ियम्स की, उसने लिखी है ये बुक। और स्पेन गवर्नमेंट ने और हमारे जो पाकिस्तानी जो राना मशहूद है, हमारे वज़ीर आज़म साहब है, उनके पास भी हमने ये दिया ये बुक। और ये पूरे पाकिस्तान, नाम हुंजा का है लेकिन पूरे पाकिस्तान का जो इसके अंदर पाकिस्तान के बारे में पूरा लिखा हुआ। तो हमें फ़ख्र की बात है। तो वहाँ पे भी जाके मैंने अपना जो सखाफ़ती, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, भावे जाने न जाने वे अल्लाहु अल्लाहु, हमारे जो पंजाबी, पश्तू, जितनी भी हमारे लैंग्वेजेस है, उनमें मैंने म्यूजिक बजाया, और उन लोगों ने डांस भी किया और बहुत इंजॉय किया वहाँ पर साल फेस्टिवल। और मेरा ख्याल है कि फिर बगैर किसी तवक्कुफ के हम भी चाहेंगे कि आप हमें हमारी ऑडियंस को भी सुनाइए। जी ज़रूर ज़रूर। मैं 14 अगस्त के मौके पे मैं रबाब पे, मेरा फेवरेट भी है, जीरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू ए निगारे वतन तू सलामत रहे एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन 14 अगस्त के मौके पर हम खूबसूरत मेहमानों के गुलदस्ते के साथ एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करते हैं। खालिद साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है कायद-ए-आज़म के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और वो चीज़ें आप हमें बताते हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं मिलती हमें, और बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी यूथ है वो सब कुछ जाने उनके बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में। कायद का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान था, और उसके बाद जो जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि बीच में एक फ़ेज़ ऐसा आया जब हमें लगा कि हम शायद कहीं किसी और ट्रैक पर जा रहे हैं या हम उस तरफ नहीं जा रहे जो कायद का पाकिस्तान है। लेकिन फाइनली, जैसे अली और फाद साहब ये कह रहे थे कि बाउंस बैक किया, तो अब जिस तरह से हमने पिछले साल जो मार्का हक में दिखाया, फिर हम मीडिएटर बने, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, स्टेबलाइज़र बने पूरे रीजन में, करंटली जो सह मुल्की जो एक मुआहिदा हुआ, बड़ी फ़ख्र की बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब वापस हम उसी ट्रैक पर चल पड़े और अब जो है आसमान हमारी मंजिल है? जी, एक आसमान का तो मैंने सादिया साहब से सुना, और मैं सोच रहा था जो एक बात कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि फाइटर पायलट के तौर पर फाइटर जहाज़ में K2 के टॉप पे जाना कितना आसान था। आपका भी वो मैंने कहा कि अच्छा ये असल काम तो ये है, उसमें तो कोई बड़ा कारनामा नहीं था K2 से। दिस इज ऑन द लाइटर नोट। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था, अनफॉर्चुनेटली शायद जितना वो चाहते थे वो नहीं हासिल, यानी शक्ल नहीं हुई, हासिल तो हमने कर लिया। सॉवरेनिटी की आप बात कर रहे थे ना कि जो बैलेंस बाउंस बैक किया है, बाउंस बैक हमने किया है जोग्राफियाई सरहदों पर। एक सरहद होती है इकोनॉमिक सरहद, उस पर भी हमें बाउंस बैक करना चाहिए। दुनिया में कोई कौम नहीं बचती जो इकोनॉमिकली सॉवरेन ना हो और मिलिटरीली सॉवरेन हो जाए।
इकोनॉमी बैक करती है। वजह देखिए, दो तरह की सरहदें होती हैं, एक होती है जोग्राफियाई सरहद और एक होती है इकोनॉमिक सरहद। मैं एज अ पाकिस्तानी प्राउड नहीं फील करूंगा जब मुझे पता लगे कि IMF का मैं बेल आउट का इंतजार कर रहा हूँ। इस दफ़ा इस दोस्त को रिक्वेस्ट की है कि कोई आगे कर लो, उधार थोड़ा सा बढ़ा दो। ये भी एक सॉवरेनिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब आप किसी को ये दरख्वास्त करते हैं। तो मेरी दुआ है और मेरा मिशन भी यही है, जितना मैं कायदन पर काम करता हूँ मैं पे बैक मोड में हूँ। इस मुल्क ने जो कुछ मुझे दिया, मेडल्स बताए इन्होंने, फाइटर पायलट रहा, सब कुछ अल्लाह ताला के बाद कायदे आज़म और ऑन टॉप ऑफ दैट मुल्क। तो मैं तो पे बैक मोड में हूँ इस वक्त। और पे बैक मोड इसलिए है कि आप जैसी यूथ को मायूसी से निकाला जाए। और मैं अगर नबियों की बात करूं तो आप कहेंगे सर आप तो नबियों की, उनके लेवल तक कौन पहुंच सकता है। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो 78 साल पहले हमारे दरमियान था, सूटेड बूटेड था, हम जैसा ही था। कोई एंजल सेंट की बात करूं तो आप कहें बड़ा मुश्किल है सर, आप देखें उनके लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन हम जैसा था। ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर गया कि आज आप और मैं या इस कमरे से शुरू करें तो कल पाकिस्तान डिफरेंट होगा। आफाज साहब, अभी जिस तरह से हिना भी बात कर रही थी कि हमारे ये जिस तरह से चिश्ती साहब ने कहा, हमारी जोग्राफियाई हदूद में ये तरक्की हमें नज़र आ रही है, लेकिन हम मईशत के एतबार से हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन अब तो डिबेट शुरू हो गई है, अब तो लोग कह रहे हैं कि सिस्टम ही जो है ना काम नहीं कर रहा है, कई दहाइयों से काम नहीं कर रहा है। इस डिबेट को आप फ्रूटफुल समझते हैं, कहीं समझते हैं कि हम लैंड करने वाले हैं, या वो जो होपलेसनेस की बात कर रहे हैं और उनको बकअप करने की कोशिश कर रहे हैं चिश्ती साहब, वो वही करने की ज़रूरत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, डिबेट की तो खैर बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, और जो हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ प्रोडक्टिव डिबेट। मतलब ये कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स X नंबर के ही होने चाहिए। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है, अल्लामा इकबाल ने मुसोलिनी के यहाँ कोट की थी जब वो इटली में गए थे, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आबादी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए नए शहर आबाद किया करो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस के हवाले से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। देखना ये है कि हमारी इंटेंट क्या है इसके पीछे। एज अ नेशन जो हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये रीडेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी इंटेंट प्रो डेवलपमेंट है, प्रो वेलफेयर ऑफ मैसेज है, आई थिंक ये डिबेट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डिबेट है और इसके ख़िलाफ़ हमें नहीं होना चाहिए। डिबेट होगी तो नए आइडियाज़ आएंगे। अगर हम डिबेट ही रोक दें, पहले ही निप इन द बट कर दें, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। सादिया साहिबा, हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। जो लोग पहाड़ों से मोहब्बत रखते हैं, आप उनमें से एक, जो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं बार बार, जिस तरह से आप गई, आपने बताया जब आप वहाँ गई, आप एक्सपीरियंस की तो हम बात कर रहे हैं कि वो नेचुरली कितनी खूबसूरत जगह हैं या मकाम है। एक जो बहैसियत इंडिविजुअल्स हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अगर हम बात करें कि मौसमियाती तब्दीलियों से क्या असरात हो रहे हैं, इंडिविजुअली हम कोई कौन कौन सी खराबियां वहाँ जब जाते हैं तो पैदा करके आते हैं, और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एज ए टूरिस्ट। क्लाइमेट चेंज जो है वो तो एक अभी थ्रेट है। बिल्कुल। अभी जब हम जाते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर, जैसे मैंने डिफरेंट ग्लेशियर, जैसे हम बालतोरो है, विग्नी ग्लेशियर था, उसके बाद गोंदोगोरो ग्लेशियर, अभी जब मैं स्नो लेक पे गई हूँ तो ब्याफो ग्लेशियर था, हिस्पर ग्लेशियर्स थे, हिस्पर ग्लेशियर है। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर गाइड्स हैं या हमारे साथ जो पोर्टर्स हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अभी ये जो ग्लेशियर्स हैं ये सुकड़ गए हैं, श्रिंक हो गए हैं। अभी जब मैं लास्ट ये बालतोरो गई हूँ तो जगह जगह ग्लेशियाई झीलें बन गई हुई हैं, जो कि पहले इतनी नहीं थी, अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये है कि क्रेविसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब मैं वहाँ पे सफ़र कर रही हूँ, गुजर रही हूँ, तो उन क्रेविसेस के नीचे पानी का जो आवाज़ और बहाव है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ग्लेशियर किस तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स आते हैं, पूरे पूरे गाँव बह जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग इतनी ज़्यादा होती है, रॉकफॉल होती है, तो ये चीज़ें तो हमने एज ए ट्रैकर मैंने एक्सपीरियंस की। इस साल की जब हम हिस्पर गाँव पहुँचे, स्नो लेक का ट्रैक एक थका देने वाला मुश्किल और तवील ट्रैक है। आखिरी दिन आपको दूर से हिस्पर गांव नज़र आता है और आप कहते हैं कि शुक्र है भाई, अब बस हम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। सुबह के चले रात होगी है, शाम होगी है, हिस्पर गांव नहीं आता। जब पहुंचते हैं तब आपको ये इत्तला मिलती है कि यहाँ पे कोई जीप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से हिस्पर रोड जो है वो कम से कम 10 जगहों पे ब्लॉक है।
जो वो जीप्स हैं वो पीछे रह गई हैं, गांव तक कोई नहीं आई। अब और परेशानी पड़ गई कि स्नो लेक ट्रैक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, आखिरी दिन भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये वो फिर वो जो लैंड स्लाइडिंग थी वो हमने पैदल चल के, मतलब हमारी ट्रैकिंग वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, वो हमने सारी क्रॉस की। और इवन एक बड़ा अच्छा सा हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि हमने गाँव से 2 ट्रैक्टर्स और 2 छोटी ट्रॉलीज जो थी हमें मिल गई, वो हमने उनसे ली, उनमें बैठ के हमने चंद किलोमीटर का सफ़र किया। फिर हमने वो सारे लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ जो कि इंतहाई ख़तरनाक थे, फ्रेश वो आपकी वो मिट्टी पड़ी होती है, आप पाँव रखते हैं वो सिरकना शुरू हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं होता किस लम्हे आपका पाँव गलत पड़े और आप नीचे स्लिप हो जाएं। और वो फिर हम सब ने गुजरी। एक अलार्मिंग सी, बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सी सिचुएशन होती है, लेकिन आपके पास कोई वे बैक नहीं है, आपने गुजरना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सीरियस नौयत की हैं। अभी ये है कि जब हमारी जगह है जैसे बाबूसर टॉप है, कागान है, नारान है, वहाँ पे आप जब जाके लोगों का तरीक़ाकार देखते हैं, बॉटल्स, रैपर्स, ये मुझे रईस इनकलाबी साहब हैं, रती गली झील जो है वहाँ पे उनका कैंप है, उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी जिस शॉपर में आप ये चिप्स और बोतल लेके आते हैं, इसी शॉपर में वापस ये खाली बोतल और रैपर्स ले जाया करें। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों के डायपर्स और पैम्पर्स जो हैं वो झील से निकाल के, और वो जब वो सारा सफाई का अमल होता है तो वो सारा वो इकट्ठा करते हैं। ये बहुत ज्यादती है। इसके बारे में आगाही होना बहुत जरूरी है। देखिए, इनको सब पता होता है, इनको सारी सेंस होती है। अगर इनके पास इतने पैसे हैं, इतनी सेंस है, या अपनी गाड़ियों पे बन संवर के वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे होटलों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और वहाँ पे गंद फैला के वापस आ जाते हैं, खराब ना करें। उसका हुस्न गहनाना नहीं चाहिए। और हुंजा की भी यही बात है कि हुंजा में पर्टिकुलरली आने वाले टूरिस्ट को बाकायदा गाइड भी किया जाता है। बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो आपको वापस पकड़ा देते हैं कि आपकी बॉटल गिर गई, आप इसे वापस रखिए, इसे डिस्पोज ऑफ ठीक तरीके से कीजिए। अच्छा, हुंजा की एक और बात साजिद साहब आपकी इजाज़त से, हुंजा की एक और बात ये कि जो एक कल्चरली इन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है। वैसे तो हर खित्ते की एक अपनी शनाख्त होती है, लिबास होता है, मौसीकी होती है, लेकिन हुंजा का नाम हमें नुमाया सुनाई देता है और हमें दिखाई देता है कि मुख्तलिफ खित्ते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन उसमें जो उजागर होते हुए खित्ते हैं जिनकी सकाफत ज़्यादा हमें दिखाई देती है, दुनिया भर में मकबूल होती है, उसमें हुंजा शामिल है। आपको क्या लगता है कि वो क्या ठीक कर रहे हैं जो बाकी खित्तों को भी अपनाना चाहिए? सर, ये क्रेडिट गोज़ टू AKDN खान नेटवर्क, डेवलपमेंट नेटवर्क का। और हुंजा के अंदर तालीम का जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ये सारा जो है ना सर, ये तालीम की वजह से, एजुकेशन। अब मैं ख़ुद में 2.5 महीना उधर रहा हूँ और ये मेरा ज़िम्मेदारी है वो उठाना। अगर मुझे नज़र आता वहाँ पे कागज़ में उठा के जेब में डालता हूँ। यहाँ के लोग भी सारे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि लाहौर से या कहीं हमारे डाउन से पाकिस्तान से आते सारे ऐसे नहीं है कचरा फेंक के, ऐसे लोग भी आते जो उनको देख के भी हम मोटिवेट हो जाते हैं। जिस तरह सादिया साहिबा ने कहा कि ये ऐसे हमारे फ़ख्र की बात है, ऐसे लोग भी आते हैं जो पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे इलाकों से मोहब्बत करते हैं। तो सारे ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो गंद फैला के आ जाते हैं। तो उनको खुद एहसास होना चाहिए कि हमारे ये भी पाकिस्तान कितना हमने साफ़ रखना है, किस तरह। इवन लाहौर में भी हर जगह ऐसा ही है, सिर्फ हुंजा की बात नहीं है, ये हर जगह ऐसा, क्योंकि हम पाकिस्तान एक खूबसूरत। तो क्या लगता है इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए बहुत ज़्यादा? लाइक सफाई तो निस्फ ईमान है, हमारा मजहब ये कहता है। सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं, हम आपने बड़ी प्यारी बात की है कि पूरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान है, इसे साफ रखें। लाहौर देखे आप, ऐसे आप सिंध जाए, बलोचिस्तान में बहुत जगहों पे मैं गया हूँ, पंजाब के जो कसूर से आगे जितने भी गाँव है, अलग खूबसूरती है, साफ़ सुथरा, नेचुरल, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे भी हमने अवेयरनेस का ये है कि स्कूल्स के अंदर हमें ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि या क्योंकि स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं उनको लेके जाए इस तरह सफाई, ये हमारे लिए बहुत नुकसान है। अब जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना पता नहीं होता, वो सिर्फ बर्गर और उस चिप्स और पिज़्ज़ा खाने में लगे। बिल्कुल न्याज साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रॉब्लम यही है, इस तरह प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। और तालीम की बात की इन्होंने, और उसके साथ ये कि उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए बहुत बुनियादी सतह पर, जो हम देखते हैं कि दीगर ममालिक भी ऐसा करते हैं। जापान में स्कूलों में इस चीज़ की तालीम दी जाती है, जिसकी वजह
से आप उसके गली कूचों को देखें, किस तरह से वो क्लीन आपको दिखाई देते, साफ दिखाई देते हैं। उनकी नालियाँ, जिन्हें हम नालियाँ समझते हैं, वो बाकायदा उसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं। तो ये तो आप बुनियादी तौर पर तालीम देंगे तो ही इसमें बेहतरी आ सकेगी। अभी ब्रेक पर जाएंगे, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। जश्न मनाने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। चिश्ती साहब, जिक्र हो रहा था हमारी लॉन्ग लॉस्ट प्राइड का, जिक्र हो रहा था हमारी मईशत का, जिक्र हो रहा था कि हम किस तरह से अब बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें आपको ये जश्न मनाते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ज़्यादा वो दिन होता था जब 14 अगस्त की हमें तो छुट्टी नहीं होती थी ना, हमारा तो एयर अलर्ट ड्यूटीज होती थी। तो हम तो वो किट पहन के और को अच्छा सा घर से खाना आता था ड्यूटी। तो मोस्टली तो वही दिन होते थे, क्योंकि तमाम मुसल्लह अफवाज और ख़ास तौर पे पाक फ़िज़ाइया क्योंकि अलर्ट ही रहती है। ईद वाले दिन भी ऐसा ही होता है, और हमारी छुट्टियों वाले दिन ख़ास तौर पे ड्यूटी पे ही होते हैं। सुबह 4 बजे आपने आना है, जहाज़ एक्सेप्ट करने हैं, उनको स्टार्टअप वगैरह करके साथ टेस्ट करने के बाद आप स्टैंड बाय हो जाते हैं। फिर नाश्ता वाश्ता आएगा, टीवी शीवी देखें, कोई बुक पढ़ते रहें। तो हमारा दिन 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, ईद हो, वो मोस्टली इसी तरह गुजरते हैं। और ऑन द लाइटर नोट मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो पाक फ़िज़ाइया का सिर्फ पाकिस्तान को 12 साल हुए थे। 10 अप्रैल 1959 को हिंदुस्तान ने एक जासूस तैयारा भेजा था। अच्छा। अभिनंदन पहली दफ़ा नहीं आया था। ओके। तो जब 12 साल सिर्फ पाकिस्तान को बने हुए थे, तो ईद का दिन था, तो जेलम के पास एक कैमरा जासूस तैयारा था हिंदुस्तान का एंटर हुआ, थिंकिंग के आज रिलैक्स डे होगा, मुसलमान ईद मना रहे होंगे। तो वो जेलम के पास एंटर हुआ और पिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया उसने। और पाक फ़िज़ाइया के शाहीन तो अलर्ट थे ही, तो फिर वो सरगोदा से टेक ऑफ हुआ। और वो मसला ये हुआ कि वो 55 हज़ार पे उड़ रहा था, और हमारे जो जहाज़ थे वो 45-48 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकते। तो हमारे जहाज़ों ने फिर उसको चेज़ किया, वो पिंडी पे जाके उसने टर्न किया, जब हाइट थोड़ी लूज़ की तो रवात के पास उसको मार गिराया था। तो 2 पायलट थे उसमें, दोनों गिरफ्तार हो गए थे। तो मैं ये सिर्फ हिस्ट्री से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि इवन ईद वाले दिन भी फ़िज़ाइया ना सिर्फ अलर्ट होती है, बल्कि एक नहीं 2 पायलट पकड़ लेती है। और वो भी हमने सिर्फ मैंने ये चेक नहीं किया कि उसको चाय पिलाई थी कि कॉफी पिलाई थी। वही हम कहने वाले थे कि टीज फैंटास्टिक। वो पता नहीं, इस दफा तो चाय कंफर्म है। मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ कि उनको क्या पिलाया था, पर वो भी वापस कर दिए थे। कुछ अच्छा पिलाया होगा जब भी अभिनंदन। तो मैंने कहा लाइटर बातें भी करें, 14 अगस्त को सीरियस बातें, इतने खूबसूरत पहाड़ों की बातें हो रही हैं और इतने मुश्किल कामों की। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ईद वाले दिन से लिंक करूँगा। वैसे ये भी अभी भी जो आपने बात की वो भी एक मुश्किल बात है, ईद वाले दिन काम करना। आसानी से बता दी। आपकी सबसे अच्छी मेमोरी 14 अगस्त की क्या है? मेरी तो मैं आपके पूछे बगैर ही बता देती हूँ। हमेशा हम झंडियाँ लगाते थे, बड़ी मेहनत करते थे, बारिश हो जाती थी, बारिश हो जाती थी और पूरा टाइम हम रात से लगे हुए, सुबह से लगे हुए, और उस दिन बारिश हो जाती थी। वो रहमत वाली बारिश थी बिल्कुल। अच्छा, वो मुझे अभी भी याद है कि स्कूल डेज के अंदर 14 अगस्त को आप स्कूल जाते थे, स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती थी। और अच्छा, उस दौर में टेलीविज़न चैनल ज़रा कम थे, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स आया करते थे जिसमें आप अपने हीरोज़ को इस्फ़हानी साहब, महमूद हारून साहब, ये जितने कायद-ए-आज़म के साथी थे, मोहम्मद अली जौहर साहब, उनके ऊपर रोज़ की एक एपिसोड वो रात को 9:30 या 10 o'clock लगती थी, आप वो भी देख रहे हैं। फिर पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ रात को आप देख रहे हैं। फिर 14 अगस्त की आप घर में भी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल जाएंगे, स्कूल में एक असेंबली है, परेड है, फिर मिली नगमे हैं। तो पूरा डे वो ईद की तरह का ही एक डे हुआ करता था। बिल्कुल। अब वो शायद थोड़ा सा, आई थिंक वो जैसे हम पहले, अच्छा बल्कि मज़े की बात यह है कि बॉर्डर पार से कुछ जब वो 20-25 साल पहले लोग आया जाया भी करते थे, तो अगस्त में कुछ लोग आए और वो यहाँ पे स्कूल्स में ठहरे, ऑफिशियली आए। तो उन बच्चों ने कहा कि बॉर्डर पार तो ऐसी जश्न आज़ादी नहीं होती, यानी यहाँ पर ये बाजा तो तब भी था, है। और लोग, नहर सजती थी लाहौर की अगर हम बात करें, और बम्पर टू बम्पर गाड़ियां होती थी। मीनारे पाकिस्तान भी, मॉल रोड सारा भरा हुआ है। हाँ, अच्छा, वो कहते हैं कि यार ये हमारे वहां पे तो हम ऐसे नेशनल अपनी ये इंडिपेंडेंस नहीं सेलिब्रेट करते। तो
तो ये पाकिस्तान में तो कोई वखरी किस्म की, मैंने कहा यार यहाँ पे ज़्यादा हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है। खुशी है, बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट ऑफ प्राइड रहता था। अच्छा, खालिद साहब और फाज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, वक्त निकाल कर आप लोग हमारे पास आए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सादिया साहिबा हमारे साथ ही हैं, उस्ताद साहब भी हमारे साथ ही हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कुछ सुनाइए। निगारे वतन तू सलामत रहे एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी जश्न आज़ादी की ट्रांसमिशन। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था कि जितने खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता हमने पहले घंटे में सजाया है, बेहतरीन गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता दूसरे घंटे में भी होगा। हमारे साथ अब नए मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब जिस मेहमान का मैं तारुफ करवाने जा रही हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब हम उनको स्क्रीन पे कट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस हस्ती का मैं जिक्र कर रही हूँ। हमारे साथ जनाब असफर अली मौजूद हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अदाकारी, प्रोडक्शन, डायरेक्शन और रेडियो तकरीबन हर मैदान में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। असफर भाई का जो ताल्लुक है ना वो एक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने ये कहा कि आप स्क्रीन पे पहले कट करके दिखा दें, क्योंकि कई मैदानों में उन्होंने अपनी सलाहियतों को मनवाया है। उनका जो बड़ा फेमस सिटकॉम था सब सेट है, उसने पाकिस्तानी टेलीविजन की कॉमेडी को एक नया अंदाज दिया था। रेडियो पर कमाल की उन्होंने किया, वो भी हमारे सामने है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने हॉलीवुड अ माइटी हार्ट एक फिल्म थी जिसमें काम किया, वो भी उनके बैनुल-अक़वामी एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। इसके हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। और अब एक जो इम्पॉर्टेंट हवाला है, एक्सप्रेस फैमिली का भी वो हिस्सा बन चुके हैं। हमने कहा कि नया साल है, नए साल का जश्न है, हम भी अपने जो नए फैमिली मेंबर्स हैं एक्सप्रेस के उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब एक्सप्रेसो का एक शो है राहों में, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत ही अछूता और डिफरेंट अनोखा मौजू है और डिफरेंट शो है। शो पर भी हम बात करेंगे। पहले असफर से हम 14 अगस्त के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। जो दूसरी गेस्ट हैं हमारी, उनका भी आपसे तारुफ करवा दें। चूँकि जैसा हिना ने तारुफ करवाया कि हम कोशिश ही कर रहे हैं कि नए साल के साथ नए प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ, नई बातें हों, नए तर्ज से हों। तो एक नया प्रोग्राम जो अभी आप गुज़िश्ता 4 दिनों से देख रहे हैं, 4 एपिसोड उसकी आ चुकी हैं, रन डाउन विद शुमाइला नियाज़। तो शुमाइला नियाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुमाइला, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, और एक्सप्रेस न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हैं सभी को आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आज़ादी जो है ना इसकी बड़ी कीमत होती है। और अगर यूँ कहा जाए कि इसकी कोई कीमत नहीं होती, प्राइसलेस चीज़ होती है। तो जितने भी देखने वाले लोग हैं और आप लोगों को भी, जो मेहमान हैं उनको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। अरे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमेशा की तरह हम भी यही कहेंगे। अच्छा शुमाइला, अभी आप एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा बनी है, जिस तरह से हमने कहा कि 4 दिन हुए हैं शो को, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। देखें, इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके लिए अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और आप मुकम्मल तौर पे उसमें फ्लरिश करें और लोगों तक एक अच्छी राय पहुंचाएं, तो डेफिनेटली एक इंसान को कैसा लग सकता है। आपकी अपनी कैथारसिस भी होती है और लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है। अच्छा, जज्बे जो है ना वो एक जैसे नहीं रहते हैं, उनमें उतार चढ़ाव रहता है डेफिनेटली। और हम ये महसूस करते हैं कभी किसी चीज़ से बहुत शिद्दत से मोहब्बत हो रही होती है, उसी चीज़ से जो है ना दूसरे लम्हे में नफरत सी महसूस हो रही होती है।
तो ऐसे इस जज्बे में उतार चढ़ाव आपने देखा कहीं? अली वैसे बड़ी खूबसूरत बात की है, वैसे बहुत टाइम लग जाता है लोगों को ये चीज़ समझते हुए। तकरीबन हर रिश्ता ही जो है ना, हर चीज़ ही जो है वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो फेड होना शुरू हो जाती है। उसकी वो लज्जत जो कभी पहले होती है वो नहीं रहती। लेकिन ख़ास तौर पर वतन से मोहब्बत जो है ना वो एक ऐसी मोहब्बत है कि वो आपके ख़मीर में शामिल है, वो आपके ज़मीर में शामिल है। तो हमेशा की तरह हर साल के ऊपर जो है ना ये बजाय कम होने के ये बढ़ता है। हाँ। ठीक है, ये जज्बा भी बढ़ता है, ये तो है। और इसको एक्सप्लेन करने का जो अल्फाज हैं वो भी बढ़ते हैं। और आप इसी तरह से जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो बातें करते हैं कि हमारा वतन था, ये था, वो था, हम हिंदुस्तान, वो अभी तक उस मट्टी से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तो हम तो यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए ये डेफिनेटली एक जज्बे से कम तो बात नहीं होती। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जनाब जो हमारे साथ, आपको पता है सादिया साहिबा भी मौजूद है, पहले घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। असल में आपकी तरफ ही आते हैं, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम बात करने से पहले अगर जिस कॉन्सेप्ट की या जिस शो की मैं बात कर रही हूँ उसका टीज़र आपको पहले दिखाएं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहले टीज़र देखते हैं फिर बात करते हैं। टीज़र आपने देखा, आप समझ गए होंगे कि अब क्या बात मैं करने जा रही हूँ। उस पर राहों में जिसकी हम बात करें, बेसिक इसका आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कैसे? इट्स वेरी डिफरेंट। ओके, सो आई टेल यू व्हाट, अब इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप फ़ोन पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, कहीं अखबारों में एनीथिंग यू लुक एट, सेलिब्रिटीज़ भरे हुए हैं बिकॉज दे सेल। तो उससे क्या हो रहा है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है सेलिब्रिटीज़ का। आई थिंक ऑडियंसेस को भी बस हो गई है कि हर शो में सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं और लोग उनका इंटरव्यू करी जा रहे हैं। सो दैट बिकम्स आफ्टर अ व्हाइल बिकम्स बोरिंग। ये भी आप कहते हैं कि एक वक्त प्यार हो रहा है फिर अगले वक्त में नफरत हो रही है। अच्छा, और वो यही तकरीबन सिचुएशन है। और उसमें आप ये नोटिस करें कि उसमें ये भी होता है कि वो कभी सेलिब्रिटी जो है वो अपनी इमेज कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, तो वो कभी सही बात और जो ऑथेंटिक अर्नेस्ट बात जो होती है वो करते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है ना वो सफ़र करता है। तो फिर कुछ 4 साल 3 साल पहले I thought let's interview common people. You know, when I say common, they're not so common because they're skilled professionals. भले वो नान लगा रहा हो या नाई हो या मोची हो या कसाई हो, दर्जी हो, वो भी एक इंसान है, वो भी मजे का आदमी है, उसके बाद भी जिंदगी है, कुछ करना है। तो मैंने शो का कॉन्सेप्ट बनाया और ऐसा किया just bring them out in the public. बट इसमें चैलेंज ये नहीं था कि आपने आम आदमी पकड़ा। चैलेंज ये था कि मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए क्रिएटर, कि एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं गिरनी चाहिए। मैं जिसको ये शो बताऊं आगे से क्या है कि बोरिंग है, मैं क्यों देखूं किसी कसाई को, राइट? अब ये चैलेंज मेरे लिए है कि मैं इसको एंटरटेनिंग कैसे बनाऊं। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्या करें क्या ना करें। एक इसमें चैलेंज ये था। सेकेंड चैलेंज जो था ये बहुत मजे का, वो ये कि इस शो का मैं नाम बताता हूँ कैसे पड़ा। इस शो का नाम था हम भी तो पढ़े राहों में। वो एक शेर है। अच्छा। तो उसमें वो गाना एक गजल भी है कि हम भी तो पढ़े, दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पढ़े राहों। तो हम भी तो पढ़े राहों में नाम था, तो उसका मैं राहों में रख लिया बिकॉज पढ़े जो है ना वो फिर जो चैनल सेट किया, पढ़े तो मतलब बहुत ही कोई गया गुस्सा लग रहा है। तो मैं राहों में चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। सो राहों में भी कैप्ट। द थिंग चैलेंज वाज नॉट टू मेक दिस एंटरटेनिंग, द रियल चैलेंज वाज कि चैनल कौन चलाएगा इसको, किसको कन्विंस करूं कि ये खरीद लो मुझसे या ये अच्छा आइडिया है ये प्लीज। तो दिस चैनल एक्चुअली आई डिड नॉट अप्रोच टू मेनी, I only approached I knew the CEO, Express, and I knew the CEO। तो मैंने फ़ोन किया, कुछ आइडिया है सुना दूँ आपको। तो बड़े ओपन हार्टेडली उन्होंने कहा अच्छा ले आओ। तो मैं जब गया मैंने सुना, तो फर्स्ट टाइम मैंने सुनाया तो उन्होंने जिस तरह उसको रिसीव किया मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो शुक्र। कहते हैं चलो आई थिंक डिफरेंट है, रिस्की है, लेकिन मैं समझ गया हूँ, करते हैं। So that I think credit goes to this channel कि उन्होंने इसको करने दिया मुझे। बिल्कुल। और ट्रस्ट ये किया। जो जर्नी के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, तो सादिया साहिबा तो ऐसे रिमोट एरियाज में कहीं जहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात, लेकिन हमें फिर भी ऐसे लोग कुछ मिलते हैं जो वहाँ के मकामी होते हैं, वहाँ रहते हैं, ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। तो आप किस गुफ्तगू हुई उन लोगों से, आपने जाना उनको, आपको लगता है कि इट्स वर्थ वाइल ऐसे लोगों की भी स्टोरीज शेयर करना जिनको जो है ना, जो आपको रास्ते में मिलते हैं, राहों में भी मिलते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे साथ जो पोर्टर्स होते हैं, मेरे ख्याल में कोई भी एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक ये पोर्टर्स हमारे साथ ना हो। क्योंकि हम तो चल रहे हैं, थक रहे हैं, गिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रेक्स हो रही हैं, वो हमारा सामान उठा के हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे म्यूल्स वापस चले जाते हैं।
बलतोरो में ये है कि आपका स्नो लेक जो केटू ट्रैक है वहाँ तक म्यूल्स जाते हैं, लेकिन स्नो लेक में एक ख़ास कैंप साइट पर आपके म्यूल्स वापस आ जाते हैं और वो हमारा सारा सामान जो हमारे पोर्टर्स हैं वो खुद कैरी करते हैं। अभी ये लोग इनकी बेशक वो कमाते हैं, उनको पे किया जाता है, लेकिन वो उतनी पे नहीं होती है कि जो हम कहें कि जितनी वो एफर्ट कर रहे होते हैं। बहुत रफ टेरेन है, एक्सट्रीम वेदर है, हमें तो जो चोट लगनी है उन वेदर्स, उनके पास कपड़े वेदर के उस हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। रबर के उन्होंने शूज़ पहने होते हैं। फी बंदा 50, एक हमारा रिपोर्टर ऐसा था जिसने 60 kg वेट उठाया हुआ था, उस वेट को उठा के वो ग्लेशियर पार कर रहा है, हिस्परला उसने क्रॉस किया है, हमारे साथ वो सारे रिजेस पे चल रहा है। तो उन लोगों को खराज तहसीन मैं पेश करूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से कि मैं उनको देखती थी, हमें सनबर्न होता था, हमारी स्किन जो थी वो डैमेज होती थी, उनके ज़ख्म हुए हुए हैं, पैरों पे चोटें लगी हुई हैं, किसी का पाँव मुड़ गया, एक हमारा लड़का फेंट होके गिर गया। बेशक हमारे पास मेडिकल किट होती है, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। जब मैं बलतोरो पे जा रही थी तो मेरे एक पोर्टर भाई थे, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा बाजी यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा मैं केटू देखने आई। तो कहता बाजी टीवी पे देख लेती है। ये बात मैं आपको समझाने से कासर हूँ कि मैंने इसी तरह जिम में मुझे खातून मिली तो मुझे कहती हैं अच्छा आप कितने पैसे दे के गई हैं? तो मैंने बताया जी मैंने इतने पैसे दिए हैं, जो कि खतीर रकम होती है। उन्होंने मेरी शक्ल देखी है, मुझे कहती हैं इतने पैसे देती हैं और चलती भी खुद है। ये हम ऐसे इश्तेदारी लोग हैं जो कि हम इतनी खतीर रकम देते हैं, पैशन होता है, फिर उसके पीछे आप कुछ भी कर लेते हैं। और 2 हफ्ते हम वहाँ पे ख्वार होते हैं और फिर हम वापस आके आपको किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप आई और वाकई आप उस बेस कैंप की स्टोरीज अपने साथ हमारे लिए लेकर आई। स्टोरीज की बात हो रही है, मैं अभी भी असफर वहीं पे हूँ, राहों में ही कहीं फंसी हुई हूँ। अच्छा, इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह आपने बात की कि रिवायती मीडिया में डाइजेस्ट भी नहीं होगा, इतने आराम से होना था कि ये भाई एक आम आदमी मेहमान भी बन सकता है। इससे क्या चीज़ है? ओह यस, आपने चैलेंजेस भी बताया, मेरा ख्याल है ये सिर्फ महज 2 आपने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे आपने फेस किए होंगे। तो क्या पॉइंट था अच्छा जैसे आपको लगा कि भाई पाकिस्तान को ऐसे शो की ज़रूरत है, राहों में जैसे शो की ज़रूरत है? प्राइमरी ये है कि सोशल मीडिया पे आप देखें तो इंस्टाग्राम की एग्जांपल लेते हैं, इंस्टा पे आप जाते हैं तो आपको ऐसे लोग हैं जिनके मिलियन या 50,000, 8,000, 10 लाख व्यूज़ हैं या उनके वो फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं उनको, वो कोई टीवी पे नहीं आते, उनका प्लेटफॉर्म ही वो है। तो दैट मीन्स पूरे मीडिया में, दुनिया में आम आदमी या अननोन लोगों का टाइम आ गया, तो एक्सेप्टेंस बढ़ गई है कि अब नहीं जानते कोई तो चलो, ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी एक्टर हो, सिंगर हो तो ही आपको कोई फजीलाई मिलेगी, नहीं, वो बात अब ख़त्म हो गई है। सोशल मीडिया चेंज द वे वी थिंक। तो एक आम, अगर एक स्किल्ड वर्कर है जो बोलता अच्छा है, एक कसाई है अगर वो मज़े की बात करता है, मोची है कोई ऐसी बात, तो वो उसको इसलिए नहीं देखेंगे वो मोची है, वो पर्सनैलिटी ड्रिवन हो गया मीडिया, पर्सनैलिटी पकड़ लेंगे फ़ौरन। तो आई थॉट दिस इज़ अ गुड टाइम टू गेट दिस थिंग गोइंग कि जस्ट बिकॉज आप, ये किसी फेम किसी की मिरास नहीं है कि मैं फेमस, मुझे एक्टर ऐसे बोलते हैं कि यार ये देखो लड़की है डांस करती है इंस्टा पे या टिकटॉक पे और उसके इतने सारे, हम 30 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, तो सो व्हाट यार, सो व्हाट, उनके अपने अपने मीडियम्स हैं। आपका प्रोफेशन है ये, दिस इज नॉट अ प्लेस, इज नॉट अ प्लेस कि आप आपने 30 साल लगाया तो फेम अब मेरा ही होगा खाली, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा ही है, ये किसी की भी मिरास नहीं है। और जैसा आप भी समझते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स तब्दील हो रहे हैं, जिस तरह से तेज़ी से इनोवेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, वो इस लैंडस्केप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो चैलेंजेस वैसे जनरली आप क्या देखती हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पहले किसी एक्टर को या किसी बंदे के अंदर कोई स्किल होती थी तो उसको बड़ा मुश्किल होता था एक प्लेटफॉर्म का मिलना। अब सोशल मीडिया के चूँकि बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ में शायद जितना ये राहों में जो आम लोग हैं जितना उनसे सीखा है, मैंने इतना कहीं से नहीं सीखा। बाज़ औक़ात वो ऐसी बात करते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये बात इसने कैसे कर दी, अच्छा फिर और बताओ कुछ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो सोशल मीडिया की वजह से, या जैसे कि इन्होंने कहा कि भी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं, लेकिन उनको उस तरह से लोग नहीं जानते। सो मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली अब एक्ट्रेस से ज़्यादा ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा जो हैं, जो आम लोग हैं, इनको देखा भी जा रहा है, इनको सुना भी जा रहा है और इनके टैलेंट की पिज़राई भी जो है ना वो हो रही है। तो
ऑब्वियसली मेरे लिए भी जो है ना वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इसीलिए ओपन हुए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आप गेस्ट हमारे सारे मौजूद हैं, नियाज साहब हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। हम चाहेंगे कि आप सुनाइए कुछ। जी ज़रूर। एक बार फिर से खुशामदीद। 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस साल का जश्न आज़ादी आपके साथ। हमारे मेहमान, बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। असफर, जिस तरीके से अभी हम राहों में की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन एक चीज़ है जो मेरे माइंड में इस तरह से आई कि पाकिस्तान में किसी भी शो को विदाउट सेलिब्रिटीज़ चलाना भी सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक टास्क है। तो इस शो के अंदर सेलिब्रिटीज़ का भी रोल है, और वो क्या रोल है इस फॉर्मेट में, वो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये ज़रा बताइए। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ आई डोंट थिंक पहले कभी ऐसा शो आया जिसमें ऐसा होता नहीं है अमूमन। हमारे हर एपिसोड में नया सेलिब्रिटी है। फॉर एग्जांपल एक शो नादिया खान ने कंडक्ट किया, उनके साथ दर्जी थे। फिर एक शो बुशरा अंसारी ने कंडक्ट किया, उनके साथ कोई और था। फिर फैसल कुरैशी ने किया कसाई के साथ, वो कुरैशी। तो हमने वो एक मिक्स एंड मैच पेयरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस साथ कौन बैठेगा। और दूसरा है कि हर दफ़ा शो फ्रेश लगता है। अब बुशरा ने शो किया, मुझे वाकई ऐसा लगा, मैं शो देख रहा, बिकॉज मैं शो पे नॉर्मली आई डोंट सिट इन द स्विचिंग, मैं इस तरह बैठता हूँ यहाँ पर सेट पे बैठता हूँ ऑफ कैमरा, तो आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। तो बुशरा का शो देख के मुझे लग रहा था कि वो करी थी कंडक्ट में करता, यार लग रहा था कि क्लासिक पीटीवी एरा में चला गया हूँ। उसी दिन हमने एक और शो रिकॉर्ड किया, वो आदि था जो कॉमेडियन है, वो लगा था हम इंटरनेट पे शो देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब आ गई, वाइब ही बदल गई। सो दैट्स जब चैलेंज ऑन इटसेल्फ। तो एंटरटेनमेंट लाइक ऐसे मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है, एंटरटेनमेंट तो जगह पे रहे, उससे ना ख़राब हो सीन। फिर दो कॉमेडियंस ऑब्वियसली हमने बिठाया, बरकत उज़मी, वो बैठते हैं तो उनके चुटकुले आते रहते हैं, उनको हम कंट्रोल करते रहते हैं, ज़्यादा ओवरलैप नहीं करें, बात नहीं करें, बात ना काटें, ये हाँ जोक अच्छा है दोबारा कर दे, व्हाटएवर, तो चलता रहता है। बट आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स अ शो रियली वॉचेबल। बिल्कुल, बहुत ही इनोवेटिव किस्म का है, आपने रोल स्विच कर दिया। सेलिब्रिटीज तो इसमें भी मौजूद हैं। इसमें लॉजिक है ना, इसमें लॉजिक पता क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि हमने कहा कि हम अगर आम लोगों को बुला रहे हैं तो उनको कोई एंड में अवार्ड्स देना चाहिए, कोई प्लैक श्लैक देना हम। तो फिर मैं सोचा कि यार अगर मैं हर दफ़ा किसी को बुलाऊं, जैसे होस्ट एक होता, हर दफ़ा वो होस्ट जाके ब्लैक दे देता, तो इम्पोर्टेंट बात तो नहीं हुई ना फिर। तो मैंने कहा कैसे कर, मैंने कहा चलो रोटेशन करते हैं। फिर कभी फैसल ने किसी को अवार्ड, नादिया ने किसी को दिया, कभी किसी ने किसी को, इस तरह वो हर दफ़ा एक नया बंदा आपको। फिर हमने एक और चीज़ इसमें की है जो मज़े की है, जो लोग होस्ट नहीं करते, यासिर नवाज होस्ट नहीं करता, उसको बुलाया करवाया, बिकॉज उसने कहा कि किसी को ऑनर करना है, इज नॉट होस्टिंग, इज जस्ट ऑनरिंग समबडी। अदनान शाह टीपू होस्टिंग नहीं करते, उनसे करवाई।
तो that's it's an interesting show to watch. तो वैसे Audience आप- might say आज कौन है पता नहीं. से, आपका क्या कहना है जुमैला इस हवाले से? नहीं, मुझे तो खुद अपनी नौकरी भी खतरे में डाल दिया है वैसे, कि वो जिस तरह से सभी को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो फिर मैं और आपकी नौकरी तो फिर खतरे में भी है। नहीं हम तो कहते हैं अगले अब हमने न्यूज एंकर्स को भी करना है ना. अच्छा। इसलिए कहते हैं न्यूज एंकर भी आके होस्ट कर. इमेजिन भाई कोई बड़ा न्यूज एंकर है, उसको आपने देखा एनालिस्ट के तौर पे है, हाँ। वो बैठ के अगर कोई और आम आदमी का इंटरव्यू का जो शूफ में वो different. जोक्स करेगा, वो भी नाइस. अच्छा, जब इसके चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा भी हुआ है रिकॉर्डिंग में कि आप चाह रहे हो कि ये शख्स आकर बोले लेकिन वो नहीं बोल पाए, मतलब एक आम मैं आदमी? समझाता हूँ फॉर्मेट. देखिए शो की अगेन वो वाली बात है कि इसको एंटरटेनमेंट रखनी है, हाँ, सबसे हाँ। टॉप प्रायोरिटी ये होती है. तो हम करते क्या है कि शो का फॉर्मेट समझे. जो भी होस्ट है आज का, वो आया, उसने ऑडियंस लाइव होती है, ठीक है। बैठी होती है, उसने थोड़ी सी बात की उस प्रोफेशन के बारे में, और फिर उसके बाद उसने बोला ये देखते हैं डॉक्यूमेंट्री किनको बुला रहे हैं हम. तो 2.5-3 मिनट की 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं हम. सारी बोरिंग बातें उसमें हो जाती हैं. ओके, कैसे शुरू किया, कितने बहन भाई हैं, क्या दिल खराब घबराता किस बात पे है, वो सब जो बातें ना बोरिंग हाँ, वहाँ हो जाती हैं. वो हो जाती है। ठीक है. उसके बाद हम अनाउंस करते हैं कि ये हैं आज के गेस्ट. वो आता है, बैठता है, तो पहली बात जो होती है मजे की होती है, उनकी बातें होती हैं. हाँ, और बिल्कुल है फॉर्मेटिंग. एग्जैक्टली और एक तो ये कि वी आर एक्साइटेड, एक्साइटमेंट हर तरह की होती है, हर लेवल की, कि कल एक तो शो आ रहा है खैर से जो है आप देख सकते हैं जनाब, ये राहों में हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है वो आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर कल से देखेंगे. शुमाइला, एक तो ये कि कल आ रहा है प्रोग्राम और एक ये है कि 4 एपिसोड्स हो चुके हैं. जिस तरह हम बात करें वैरायटी की, एक्साइटमेंट की, तो आपके एक्साइटमेंट का लेवल भी अभी वही है जो आने से पहले था, जो लॉन्च से पहले था? वो अक्सर कभी हम ट्यून इन करते हैं ना चैनल रिमोट से, तो आहिस्ता आहिस्ता चैनल्स क्लियर होना शुरू होते हैं. तो अभी बहुत सारे चैनल्स जो है ना वो इसके भी क्लियर होंगे बहुत सारे, और थिंग्स टेक टाइम ऑलरेडी. तो चीज़ें वक्त लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी होती हैं. और इमीडिएट बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि 4 एपिसोड्स के बाद आई एम डन, ऐसा नहीं है. अभी तो जो मेरे प्रोग्राम के व्यूवर्स उनको बहुत कुछ देखना बाकी है. अच्छा, न्याज साहब भी हमारे साथ मौजूद है. अब 14 अगस्त की जब हम बात कर रहे हैं, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे कि ये एक इस दिन का एक जज्बा, एक फीलिंग ही अलग होती है. जब आप सुबह उठते हैं ना, मतलब किसी भी एज से आपका ताल्लुक हो, हम अगर बचपन की 14 अगस्त पे भी चले जाएं और आज की भी बात करें, एक्साइटमेंट वही वाली होती है आज भी. तो आप पूरी दुनिया घूमते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ख़ास तौर पर इस दिन जो परफॉर्मेंसेज आपकी होती हैं, आपके क्या जज्बात होते हैं? जब हम बाहर जाते हैं ना, पिछले से जो 2023 में ट्यूनीसिया गया था, तो वहाँ पे, और इस बाद में स्पेन भी, तो मुझे एहसास तब हुआ जब मैं वहाँ गया. इवन पाकिस्तान को बहुत मिस किया. यहाँ के लोग, यहाँ के एक डिफरेंट कल्चर है. अब मैं हुंजा से हूँ और मैं लाहौर में रहता हूँ, तो कभी फील होने नहीं दिया किसी ने कि मैं उधर से हूँ. एक आपको ना एक्सेप्टेंस है हमारे पाकिस्तान के अंदर. जब हम वहाँ पे हम कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे, मैंने उस कॉफ़ी शॉप में देखा किसी से बात कोई कर नहीं रहा, खामोशी से पी रहे, टेंशन में. यूरोप में पूरा वेस्ट में ना, तो पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त हो, हमारा ईद हो, जो भी इवेंट हो, बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं. और ये पूरे पाकिस्तान में हुंजा से लेके बलूचिस्तान तक बहुत खुशी से मनाते हैं. अब जाहिर बात हम भी मनाएंगे दोस्तों के साथ, म्यूज़िकल प्रोग्राम करेंगे और शाम को जाके बाहर निकलेंगे दोस्तों के साथ. एक दोस्त जानते हैं कि नहीं जानते हो, फिर भी उनके साथ एक सलाम दुआ हम करते हैं. तो 14 अगस्त और इवन हमारे पाकिस्तान में जब हम याद करते, जब हम बाहर जाते. हम कुछ सुनते हैं आपसे, हम ब्रेक पर जाएंगे. आप बजाते जाओ. ये नहीं है, बस इसी पे मैं बजाऊंगा.
निगारे वतन तू सलामत रहे। जश्न आज़ादी के जश्न के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू हो रही थी कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। शुमाइला से पूछना चाहेंगे, शुमाइला वैसे आपको जेन जी ही करार दिया जा सकता है ना? ऑब्वियसली मैं मतलब मैं अच्छा। कितनी बड़ी लग रही हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यही कह रहा हूँ कि तौर तरीके बदल गए हैं, तर्ज बदल गए हैं, हम देखते हैं प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। तो आप सेलिब्रेट किस तरह से करती हैं? आप बचपन की कोई याद शेयर करना चाहें, कोई यादगार सेलिब्रेशन? आजकल तो वैसे वो जो बाजा जो चला हुआ है ना, जो मेरे दुख सुबह की से रग कान पे में हाथ रख दिया आपने। उससे मैं थोड़ा परहेज करती हूँ। हाँ। ठीक है, मिली नगमे सुनना। और अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है कि बचपन से मुझे शौक है कि यार हमारे एरिया में सबसे ऊंचा झंडा जो है ना हमारे घर का होना चाहिए। सो इस तरह से भी सेलिब्रेट करते हैं, मिली नगमे सुनते हैं, घर में सजावट होती है, वो जो बरकी कुमकुमे हैं वो पूरा दिन घर के अंदर हम रात को जला देते हैं, तो इसी तरह से बनाई जाती है बस। और कुछ दोस्त आ जाते हैं, उन सब खाना पीना हो जाता है। सेलिब्रेशन दोस्तों के बगैर तो वाकई दोस्तों के बगैर। अच्छा, इस पर हम बात कर रहे थे कि हर साल हर अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है, हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेशंस हर एक की चल रही होती हैं। अब जब इस 14 अगस्त की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि हम अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, कुछ बेहतरी, कुछ हम इजाफा करें अपनी तरफ से, अपने एंड से इंडिविजुअली हम क्या दे रहे हैं अपने वतन को। तो ये जो शो है राहों में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट बेस ठीक है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी डिफरेंट। उसमें आपको क्या लगता है कि इस शो को देखने के बाद किस तरीके से सोसाइटी में जो हमारे रवैये हैं एक दूसरे के साथ वो तब्दील होंगे? देखिए, मीडिया में हमारा काम जो है वो लोगों को तालीम देना या वो करना नहीं है कि हम लोगों को सिखाएं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारे काम की कमाल बात ये है कि हम ना भी चाहें तो उसमें कोई ना कोई सीखने वाली चीज़ है, उसमें तालीम है। हम सिखा नहीं सकते, बता सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं ना आप एक ड्रामा देखते हैं, उससे सोसाइटी कुछ ना कुछ लेती ही है, कुछ भी कर लें आप, ना भी चाह रहे हो कि मैसेज ना हो, मैसेज होगा। तो हमारा तो ये शो है, इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस हैं। चक्कर ये है कि मैं चाहता हूँ, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल हमने अभी किया शो में एक एपिसोड, तो उसमें हमने ईदी एम्बुलेंस ड्राइवर को बुलाया। वो जो काम कर रहा है बेलॉस, पैसे को उसका चक्कर नहीं है, वो इंसानियत ही कर रहा है। तो उसके हमने वो स्टोरी सुनी तो हम थोड़ा समझ हो गए क्या बात कर रहा है यार। उसने वाक़यात बताए अपने, तो वो उसमें थ्रिल भी है, फिल्मी चीज़ भी है। बट जो उसका एक वो है ना कि वो घर पहुंचा है 8 बजे, खाना खाने बैठा है, उसका फ़ोन बजा कि यार दूसरा ड्राइवर नहीं तू जा, वो छोड़ के भागा है उस वक्त। सो आई एम नॉट सेइंग कि हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों को, बट इससे एक एटलीस्ट एक फीलिंग ऑफ एक हार्मनी क्रिएट होती है कि आप ऐसी चीज़ टीवी पे देख रहे हैं। तो एक ऐसे लोगों को आप मिलते हैं, लोगों से, प्लम्बर है आपका, इलेक्ट्रिशियन है, बिल्कुल ये प्यार से उसको ये समझे कि वो आपकी इकॉनमी में रोज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कुछ नहीं चाहिए आपसे। अच्छा, ये मुख्तलिफ पेशे के जो लोग हैं, आमतौर पर अमूमन इंटरेक्शन आपका डेली बेसिस पे होता है इनके साथ, लेकिन आपको इतना इल्म नहीं होता है। वैसे आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा पेशा है जिससे, यानी जो मुस्तहिक है, सोसाइटी जो है ना वो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो मुस्तहिक है इस चीज़ के कि हम उन्हें ट्रीट यार सबसे, जो चाय वाला है, जो मेहनत करने वाला आदमी है ना, भले वो हम कहते दुत्कार देते हैं ना, हम 2 मिनट में खड़े हुए गाड़ी में बैठे हैं तो किसी को बोला जाओ, वो द थिंग इज, वो एक होता है ना भीख मांग रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट देयर सो मेनी पीपल जो आके बाकायदा, चलो शॉप पे भी ना वो खड़ा हुआ है, तो हम उसको उस तरह से ट्रीट, इनविजिबल रखते हैं उनको हम। रिस्पेक्ट उनका बनना जरूरी है, उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। दे हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स यार। देखिए, वैसे इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में ये तासुर बहुत आम है वैसे, कि अगर एक डॉक्टर है तो उसका वैल्यू कुछ और है, और एक ड्राइवर है तो उसका वैल्यू और है, ऑब्वियसली। लेकिन आप ये कतई तौर पर नहीं कह सकते कि दोनों में से किसी एक को कमतर समझा जाएगा। आपका काम ड्राइवर है, आप ड्राइवरी करते हैं, तो आप इसमें क्या गलत है? मतलब कि कोई भी काम मैं समझती हूँ गलत नहीं होता, और उसको उसके काम की बुनियाद के ऊपर जज करना या उसकी रिस्पेक्ट ना करना, ये चीज़ हमारे इखलाकी तौर पर हमारे अंदर एक चीज़ ये भी तो है ना, अगर वो शख्स अपना काम ना करे और वो छोड़ दे तो फिर हमारे सारे काम रुक जाएंगे उसके पीछे। जिस पे ये जो हम खुद तो नहीं ईंटें लगाएंगे ना अपने घर को बनाने के लिए, हमें तो मजदूर चाहिए। या स्वीपर है तो वो नहीं आएगा, ड्राइवर है तो उसकी। अच्छा, वैसे मुझे जो ये जो राहों में प्रोग्राम है, इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई भी बैठे बैठे
जैसे हमारे मुतादिद टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ना वो कुछ शोज चल रहे होते हैं और ऑडियंस में तो कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और उनमें टैलेंट होता है और उनको माइक दिया जाता है वो, तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम के जरिए उनको ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पूरा का पूरा कि वो अपनी इजहार ज़िंदगी कर सके डेफिनेटली, और अपने बारे में बता सके लोगों को कि मैं सिर्फ एक चाय वाला नहीं हूँ, मैं पूरा एक वही बुराक भी बन सकता हूँ। अच्छा, यही चीज इसमें, यही कॉन्सेप्ट जो हम बार बार बात करें कि इसको प्रोड्यूस किया जिस शो को अभी आपने, क्या फिर हम ये समझे जितना पैशन इसको लेके हम आप में देख रहे हैं कि ये वो शो है जो आप हमेशा से प्रोड्यूस करना चाहते थे, या ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से आप मीडिया पर लाना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला था और अब फाइनली आपको मौका मिला है और आप इसको लेकर आए? ये जब आइडिया आया था तो मैं कोई भी जितनी भी चीज़ मैंने बनाई है जो चल गई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई शो चल गया मेरा अगर, या ताबिश का शो चल गया था टू बी ऑनेस्ट, हाँ, तो वो चक्कर क्या होता है कि वो पहले मैं एक उसका कुछ कर चुका होता हूँ खाका, कुछ डेवलपमेंट बजट निकाल के कुछ करा के अपनी जेब से लगा के मैं कुछ शूट करके देख चुका होता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस शो का मुस्तफा चौधरी जो है उनके साथ मैंने 4 एपिसोड एक छोटे स्टूडियो में लाइव ऑडियंस के साथ हमने किए हुए थे रिकॉर्ड। तो हाँ, एक्सपेरिमेंटल बेसिस यू कैन से, बट काइंड ऑफ इट वाज मोर लाइक आई हैड दिस आइडिया और करते हैं ना क्या लगेगा। ये वैसे बड़ा ट्रेडिशनल अंदाज है। इससे पहले भी जब भी कोई आपने शो चलाना होता था तो आप पहले पायलट एक्चुअली, बट ये पायलट से भी पहले की स्टेज है। अच्छा, हाँ, ये अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, तो उसमें मेरी आंख होती है, पकड़ लेता होता हूँ कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मुझे पता था कि चल जाएगा। तो उसमें वो ये दिस हैपेंड 3 years ago, तो डेवलपमेंट हल्की फुल्की आई थॉट कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, मैं क्या पुशिंग इट, नोबडी वाज बाइंग इट। बिल्कुल, कल का इंतजार अब करना है बहुत इश्तियाक पैदा हो गया। अच्छा साथी साहिबा, ये जो एक बात हिना ने भी छेड़ी वो ये कि अगर ये उनको ख़त्म कर देंगे तो सारे काम जो उनको करने की ज़रूरत है तो फिर खुद करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जगह पे फिर आप ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग वो सारे काम कर रहे होंगे, फिर उनमें भी तबकात बनते चले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि कितना ज़रूरी है कि आप उन्हीं को इज्जत दें, उन्हीं को वो मकाम दें जो उनका बनता है, वो जो डिज़र्व करते हैं? जी बिल्कुल। अभी देखिए, अगर मैं तो अपनी फील्ड के हिसाब से बात करूंगी कि हम जब जा रहे होते हैं तो हमारा भी एक पूरी एक टीम एफर्ट कर रही होती है, पीछे एक पूरा टीम वर्क होता है। एक ट्रैकर खुद ही जाके कोई बेस कैंप नहीं कर रहा था, ना कोई ला चढ़ के वापस आ जाता है। इसी तरह कोई पेमा खुद ही अकेला जाके पहाड़ चढ़ के नहीं आता। ये पूरा एक टीम वर्क होता है जिसमें आपके गाइड्स होते हैं, आपके पीछे आपके पोर्टर्स होते हैं, आपके हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं। अगर वो ना हो तो आपको क्रेविस नज़र ही ना आए। क्रेविस सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको एक ओपन एक जगह नज़र आ रही है, हिडन क्रेविसेस होते हैं। हमारा हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर था कमर, तो उनके पास जो एक्स होती है वो हमें बता रहे, हमारे आगे चल रहे होते हैं और हम उनके कदमों को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर पोर्टर सामान ना लेके जाएं, हमारा किचन स्टाफ ना हो, हमारा जो पूरा मेस होता है, हमारे उनके हेल्पर्स होते हैं, खाना पकता है, तो पूरा एक एफर्ट होती है। वो काम है जो वो सिर्फ वही कर सकते हैं, बल्कि वो हमसे बेहतर बहुत तेज़ चल रहे होते हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे होते। तो ये उनको एक ट्रिब्यूट है, उनको सलाम है। अगर वो लोग ना हो तो हम कभी भी उन जगहों पे हमारी एक्सेस नहीं हो सकती है। हाँ। असफर, आप क्या कहेंगे? ज़्यादा कह नहीं सकते क्या कहें, बट जस्ट वांट टू से दैट मुल्क तो जगहों से नहीं होते, मुल्क तो लोगों से होते हैं। अरे वाह। तो जब आप लोग आसपास हैं आपके, तो बजाय उनको ट्रोल करने के या नफरत करने के या किसी की गाड़ी देख के सड़ने के, आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक लें कि ठीक है यार तू खुश रहे, यू नो, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं एज पाकिस्तानी। शुमाइला, आप क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हम कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। सो बहैसियत कौम जो है वो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और एक कौम तभी बनती है जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करती है डेफिनेटली। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो अगर किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं तो कहीं ना कहीं बेईमानी जो है ना वो चल रही है हर जगह पे। तो अगर उन इखलाकी चीज़ों को बेहतर किया जाए, अगर बहैसियत पाकिस्तानी हम अपने अंदर जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करें, तो हम एक बहुत अच्छी कौम बन सकते हैं। और जिस तरह से आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से और आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है जो फितरी होती है, इसी तरह से वतन से मोहब्बत भी फितरी है। और इस वतन की हिफाजत के लिए जो हमारी पाक फ़ौज है जो कि हम वक्त तैयार है इसकी हिफाजत के लिए, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और इसकी खुशहाली के लिए जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हम उनको भी दिल से सलाम पेश करते हैं। और जितने भी देखने वाले हैं और आपको भी जहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो हैं उन सभी को एक बार फिर से जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं। बस
अब आपके बहुत मशहूर हैं, आपने हमें Thank you, स्टूडियो में ma'am. ज्वाइन किया, नायब साहब आपके, Thank you. शमाइला आपके, असफर आपके आने का भी बहुत शुक्रिया, साजिद साहब आपने भी हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आइए अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं अपनी गलतियों की इस्लाह करने की। ज़ाती अनाओं को फना करें, दफना देंगे और मुस्तहकम पाकिस्तान की तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा कौमी मुफाद का तयन करें और उसके हुसूल के लिए फिर अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्व करें। मिसाक़े तालीम और मिसाक़े मशक़त मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करें और हुकूमतें आएँ और जाएँ, लेकिन तालीम और मशक़त की पॉलिसीज़ एक सी ही रहें। क़यादत जागीरों और कबीलों से नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से निकालें। तालीमी इदारों और मुतालिका शोबों के माहिरीन को आगे लेकर आएँ। कौम को सियासी, अखलाकी और मुआशी तौर पर बाशऊर बनाएं। एक मिशन, एक ही मकसद के तहत आगे बढ़ें। गलतियों की इस्लाह और मुस्तक़बिल की ताब ज़रूर करें। एक बार फिर से एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते अली वो रिक्वेस्ट कर लेंगे हम। रिक्वेस्ट जरूर करें, नियाज़ साहब।